जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार का दूसरा लेक्चर है, उसमें हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था, जो वर्ण विचार का थोड़ा सा परिचय था वो देखे थे, और व्यंजन के कितने वर्ण के कितने प्रकार होते उसके बारे में हम लोग देखे थे। आज हम लोग वर्ण के प्रकार में स्वर वर्ण के प्रकारों का हम लोग बातचीत करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने स्वर और व्यंजन के बारे में थोड़ा सा ऊपरी जो जानकारी था वो हम लोगों ने पा लिया था। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है स्वरों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वर वर्ण को कई आधार पर हम लोग बांटते हैं, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण, स्वर वर्ण को कई आधार पर बांटा गया है, जिसमें आपके उच्चारण के आधार पर है, ठीक है। उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर है आपका, उसके बाद है जीव की स्थिति के आधार पर है, मुख खुलने के आधार पर है, और ओठ की स्थिति या होठ की स्थिति के आधार पर है, ठीक है। तो इतने आधार पर हम लोग स्वर वर्ण को बांट करके पढ़ेंगे। वैसे जो आपका जो 10th तक का सिलेबस है और 12th तक का, उसमें इतना डीपली नहीं पूछता, लेकिन अगर पूछ लें तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी। इस वजह से हम लोग उसको पढ़ ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए, स्वरों का वर्गीकरण में सबसे पहला हम लोग देखते हैं उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकार। किसके आधार पर? उच्चारण काल के आधार पर। पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का प्रकार। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो उच्चारण काल के जो आधार पर हैं वो हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के स्वर उच्चारण के आधार पर होते हैं। मात्रा के आधार पर हम लोग पहले कक्षा में देख चुके हैं। कौन कौन सा? लघु और दीर्घ मात्रा। 2 मात्रा के आधार पर हम लोग स्वर पर, उसको इसमें भी देख लेंगे फिर से, ठीक है। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है सर स्वर? तो जो पहला जो ए नंबर है वो है ह्रस्व। कौन है? ह्रस्व। या ह्रस्व स्वर का ही एक ठो और नाम है लघु, या लघु का ही एक ठो और नाम है ह्रस्व हो गया, लघु हो गया, और इसी का एक ठो और नाम हम लोग दे सकते हैं मूल स्वर, ठीक है। तो ये तीनों एक ही चीज होते हैं। आप चाहे बोलिए ह्रस्व बोलिए, चाहे लघु बोलिए, चाहे मूल बोलिए, ये 3 एक ही चीज है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है सर, ये आखिर होते क्या है? तो देखिए, उच्चारण काल के आधार पर बात कर रहे हैं। उच्चारण के मतलब जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, यानी जिन स्वर के उच्चारण में बहुत अल्प समय, कम समय लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इसका जो उदाहरण है वो है अ, हर्ष ई, हर्ष ई, हर्ष उ और री, ठीक है। हर्ष मतलब री, इसको हर्ष री नहीं बोलेंगे, सीधा री कहते हैं। तो ये 4 जो है ये आपके मूल स्वर या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर के उदाहरण है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन मूल स्वर है? उच्चारण काल के आधार पर अगर मूल स्वर पूछेंगे तो ये 4 जो आपके हैं ये मूल स्वर है। मूल क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि इसी से अन्य स्वर की उत्पत्ति फिर आगे होगी। जो 2 नंबर का है वो है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर बोलिए, ठीक है। चाहे इसको आप संधि स्वर बोलिए, दीर्घ स्वर बोलिए, चाहे संधि स्वर बोलिए। तो ये जो है दीर्घ या संधि स्वर, ये दोनों एक ही चीज होते हैं, या इसी को हम लोग गुरु स्वर भी कह सकते हैं, ठीक है, गुरु स्वर। तो ये सब एक ही है। दीर्घ मतलब यानी वैसा स्वर जिसके उच्चारण काल में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता हो, दीर्घ स्वर कहलाता है, या संधि स्वर कहलाता है, या गुरु स्वर कहलाता है। ये सब एक ही चीज है। तो कौन कौन ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण में इससे ज्यादा समय लगता है? तो भाई साहब आपको पता है कि आ हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा। अगर री हम नहीं मानते हैं, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत में चले जाते। ए हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और औ हो जाएगा। ये आपके शायद 8 हुए। 1 2 3 4 5 6 7 हुए, ठीक है। ये जो 7 है आपके, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर या संधि स्वर या गुरु स्वर। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये किसका उदाहरण है? तो दीर्घ या गुरु स्वर या संधि स्वर। क्यों दीर्घ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगता है, ठीक है। संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से मिल करके बना है। और गुरु कहते हैं कि गुरु, बड़ा को ही गुरु कहते हैं, ठीक है। जो बड़ा रहता है उसको हम लोग गुरु कहते हैं, क्योंकि इससे ये बड़ा है इस उच्चारण काल में, इस वजह से इसका नाम क्या रखें हम लोग? गुरु स्वर या दीर्घ स्वर या संधि स्वर हम लोग कहते हैं। अब जो तीसरा जो स्वर है वो है पलुत स्वर। कौन सा स्वर है? पलुत स्वर।
पलुत स्वर, ठीक है। कौन सा स्वर है? पलुत स्वर। या इसको हम लोग मात्रा के आधार पर भी पढ़ सकते हैं। इसको एक मात्रिक कह सकते हैं, इसको द्विमात्रिक, इसको त्रिमात्रिक भी कह सकते हैं। गौर से सुनिए, मूल स्वर को एक मात्रिक कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल मात्रा, खाली ओ को छोड़ करके बाद बाकी सब में सिंगल मात्रा, ठीक है। उसके बाद देखिए दीर्घ स्वर संधि या गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डबल मात्रा है सब। आप कहिएगा सर इसमें डबल है कैसे? तो चूंकि ये बना हुआ है दूगो से, हर्षी प्लस हर्षी, ठीक है, तो उससे मिल करके बना हुआ है, इस वजह से इसको द्विमात्रिक कहते हैं, ठीक है, दो मात्रा। और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर। प्लुत स्वर का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका उदाहरण होता है कि दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगेगा। प्लुत स्वर में किससे ज्यादा समय लगता है? तो दीर्घ स्वर से ज्यादा, दीर्घ से ज्यादा समय, दीर्घ से ज्यादा समय अगर लगेगा तो वो क्या होगा? प्लुत स्वर होगा। जैसे अब इस प्लुत स्वर का प्रयोग हम कैसे करते हैं? तो जैसे कहेंगे मोहन, ठीक है, जैसे राम, जैसे हमने लिखा राम, ठीक है, क्या लिखा? जैसे हम लिखेंगे मोहन, जैसे ये यहाँ पर हम लोग लिख करके राम, ठीक है, यहाँ क्या पढ़ेंगे? ती गुनाई ना कि यहाँ पर राउम पढ़ लेंगे, राम, ठीक है। इसी में अगर हम उच्चारण करेंगे सोहन, जैसे उच्चारण करेंगे सोहन, ठीक है, क्या? सोहन, जो जिसमें उच्चारण करने में ज्यादा समय जो ले सबसे, उसी को, जैसे ओम, ये सब का सब किस में आ जाएगा? प्लुत स्वर में आ जाएंगे। तो आपने देखा उच्चारण काल के आधार पर स्वर तीन प्रकार के हैं, ठीक है। इस सब का नाम हम लोग भिन्न भिन्न पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा बेसिक करके मूल स्वर क्वेश्चन आते हैं, तो चार प्रकार के मूल स्वर होते हैं। पलुत स्वर का कोई प्रकार नहीं है उसमें, बस ये उच्चारण, इसका प्रयोग किया जाता है नाटक उटक में हम लोग प्रयोग करते हैं, या किसी को पुकारने में प्रयोग करते हैं। ये था आपका उच्चारण काल के आधार पर स्वर के प्रकार। अगर हम मात्रा के आधार पर पढ़ेंगे तो लघु या एक मात्रिक, ठीक है, गुरु या द्विमात्रिक, उसके बाद पलुत में त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक क्योंकि इसमें त्रिगुना समय लग रहा है, इस वजह से उच्चारण काल के आधार पर उसको रखते हैं। लेकिन मात्रा के आधार पर मूलतः दो ही हम लोग मानकर चलते हैं। कौन कौन? तो लघु और गुरु मात्रा, ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो दो, ठीक है। जब आप छंद पढ़ेंगे तो उसमें वो मात्रा के आधार पर स्वर काम आएंगे। ये हो गया। इसी में आता है उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने हैं? तो दो ही स्वर है, मूल स्वर या संधि स्वर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा जो है वो है उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार, ठीक है। ये उदाहरण आप लोग लिख लेंगे। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार। आप देखिए उत्पत्ति के आधार पर दो ही प्रकार के स्वर उत्पन्न हुआ। कौन कौन है? तो भाई एक मिनट रुकिए, पीछे दिख रहा है, हाँ चलिए यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार में जो पहला जो प्रकार है आपका वो है मूल स्वर, ठीक है। कौन सा स्वर? मूल स्वर। कौन सा स्वर? मूल स्वर। आप मूल स्वर देखे हो कौन कौन है? तो अ है, हर्ष ई है, हर्ष उ है और री है, ये मूल स्वर है आपके। उसके बाद दीर्घ स्वर जो कौन कौन है? मूल स्वर है उत्पत्ति के आधार पर, या इसी को बोलेंगे संधि स्वर, ठीक है। संधि मतलब जो दो स्वरों से मिलकर के बना होता है उसको संधि स्वर कहते हैं। इसी को हम लोग गुरु कहते हैं, इसी को दीर्घ कहते हैं। तो संधि स्वर कौन कौन है? तो अभी आप लिखें कौन है? तो आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ उ है, उसके बाद ए है, उसके बाद ऐ है, उसके बाद ओ है और औ है। देखिए नाम सब भिन्न भिन्न है, लेकिन मिला जुला के काम वही है होगा, ठीक है। तो संधि स्वर बोलिए, संधि स्वर या मूल स्वर। संधि स्वर में आपका ये चार आते हैं, मतलब ये सात आते हैं, और मूल स्वर में ये चार आते हैं। याद रखेंगे, मूल मतलब जो जिससे, मतलब ये मूल है, ये सब पहले से था, इससे हम लोगों ने मिलाकर किसको बनाया? ये सबको बनाया, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे हम लोग? संधि स्वर बोलेंगे। फिर संधि स्वर भी दो प्रकार के हो जाते हैं, यहाँ नोट करके लिखेंगे संधि स्वर, ठीक है। कौन सा? संधि स्वर। तो संधि स्वर भी दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला है सजातीय संधि स्वर, सजातीय संधि स्वर, ठीक है। और दूसरा है विजातीय संधि स्वर। कौन सा? विजातीय संधि स्वर। सजातीय संधि स्वर और दूसरा है विजातीय संधि स्वर। स्वजातीय मतलब जो अपने ही जाति से मिलकर के बना हो, स्वजातीय संधि स्वर। जो दूसरे मतलब जाति के स्वरों से मिलकर के बना हो, विजातीय संधि स्वर। अब स्वजातीय संधि स्वर कौन कौन है?
उसको हम लोग देखेंगे। तो सजातीय संधि स्वर में आपका देखिए अ और अ जो है ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर दिया भाई साहब, आ का। हर्षी ई प्लस हर्षी ई निर्माण कर दिया दीर्घ ई का। हर्ष उ प्लस हर्ष उ निर्माण कर दिया दीर्घ उ का। ठीक है, इसी में अगर री दीर्घ हर्ष री वाला और फिर री मिलकर के री का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो ये जो तीन है ये सजातीय स्वर है। क्यों सजातीय स्वर है, संधि है तो जी सजातीय संधि स्वर क्यों है ये, क्योंकि अपने ही समान जाति से मिलकर के एक नया बना है। ठीक है, संधि मतलब मिलना। ठीक है, संधि मतलब मिलना, ये दोनों मिलकर के एक नया शब्द क्या कहते हैं, स्वर की उत्पत्ति किया, इस वजह से इसको सजातीय स्वर कहते हैं। अब विजातीय संधि या विजातीय संधि स्वर किसको बोलेंगे हम लोग, तो विजातीय संधि स्वर बोलेंगे जो विभिन्न विभिन्न जाति के अलग अलग जाति के स्वरों के साथ मिलकर के बना रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विजातीय स्वर बोलेंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ, जैसे आप देखिए अ प्लस ई मिलकर के क्या बना लेता है, ए बना लेता है। क्या बना लेता है, ए बना लेता है। जब अ और ई मिलता है तो क्या बना लेता है, ए बना लेता है। इसी में जब आप आता है फिर अ और ए मिलता है तो क्या बना लेता है, आई बना लेता है। अ और ए मिलता है तो क्या बन जाता है, आई बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि अगर आ और उ मिलता है तो ओ बना लेता है। आ अगर उ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, और इसी में अगर आप आ और या ओ और इसको ओ और औ मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, औ बन जाता है। ठीक है, तो ये जो हो गए, इधर विजातीय स्वर हम लोगों ने लिखा है और इधर सजातीय लिखा है। विजातीय मतलब देखिए ये वो अलग जाति का स्वर, एगो अलग जाति का स्वर, दोनों मिलकर के ये बना लिया, तो इसको विजातीय स्वर हम लोग कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, यहाँ तक नोट करेंगे आप लोग। थोड़ा ये वाला दिख नहीं रहा है, ये जो नीचे में हमने लिखा है ये दिख नहीं रहा है, यहाँ हम लोगों ने लिखा है, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, इस बात को हम लोग ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ। अगर इधर दिख रहा है तो रुक जाइए, कहाँ तक उधर दिख रहा है, इसके बगल में देखिए ये जो हम एक और इसमें होगा वो दिख नहीं रहा आप लोगों को, तो ये वाला बात हम लोग अच्छा से यहाँ थोड़ा देख लीजिए। इसको घसका करके यहाँ हमने लिखा था ओ प्लस ये बन जाएगा औ। ठीक है, ये इसको आप देखिए दिख रहा है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। अब भी उतना नहीं आ रहा है, लेकिन अब हम पढ़ दिए, उसको सुन करके ही आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं। वो जो लास्ट वाला था वो था ओ और औ मिल करके, मतलब ओ और ओ मिल करके औ बन गया था लास्ट वाला, उसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के प्रकार। किसके प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर हम लोग स्वर के प्रकार को देखते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के प्रकार। अगला जो हेडिंग है वो है जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के प्रकार। अब देखिए जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके 3 प्रकार के होते हैं, अग्र पश्च और मध्य स्वर। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। जीभ के प्रयोग के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है अग्र स्वर। कौन सा स्वर है, पहला जो हम लोग लिखेंगे वो है अग्र स्वर। पहला लिखेंगे अग्र स्वर। अग्र स्वर किसको कहेंगे, यानी वैसा स्वर जिसका उच्चारण जो है जीभ के अगले भाग से, ठीक है, जिसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग जो सहायता देता है उसको हम लोग अग्र स्वर कहेंगे। इसका उच्चारण कहाँ से हुआ, तो जीभ के अगले भाग से, जीभ के अगले भाग से, अगले हिस्से से, जीभ के अगले हिस्से से हम जिसका उच्चारण करेंगे उसको हम लोग अग्र स्वर कहेंगे। तो ऐसा कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण हम लोग जीभ के अगले भाग से करते हैं, तो हर्षी ई, दीर्घ ई, ए। ठीक है, यहाँ देखिए हर्षी ई, दीर्घ ई, ए, आई, री, ये सब का सब किससे उच्चारण होगा, जीभ के अगले भाग से। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे कि भाई इसका उदाहरण जो होगा हर्ष ई हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, ए हो जाएगा, आई हो जाएगा और री हो जाएगा। ये 5 जो हैं ये अग्र स्वर के उदाहरण हैं। उच्चारण करके देखिए, बोलते हैं कि इसके ए, तो ए में जी आगे आता है। ठीक है, इसी में है जो 2 नंबर है वो है मध्य स्वर।
यानी जीभ के बीच वाला हिस्सा से होगा इसका उच्चारण मध्य स्वर, यानी जीभ के बीच वाला हिस्सा से, जीभ के बीच वाला हिस्सा से, बीच वाला हिस्सा से, ठीक है। जीभ के बीच वाला हिस्सा से जिसका उच्चारण होगा उसको क्या बोलेंगे, मध्य स्वर बोलेंगे। तो जीभ के बीच वाला हिस्सा से एक का उच्चारण था जिसका नाम है अ, क्या है अ के उच्चारण में जीभ है बीच में रहता अ, ठीक है। इसको एक क्या उच्चारण है इसका अ। 3 नंबर जो है वो है आपका अग्र स्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया, तीसरा है पश्च स्वर। कौन सा स्वर, पश्च। पश्च मतलब होता है पीछे वाला, ठीक है। तो जीभ के पिछला हिस्सा से, जीभ के पिछला हिस्सा से, जीभ के पिछला हिस्सा से, जीभ के पिछला हिस्सा से जिसका उच्चारण होगा उसको कौन सा स्वर बोलेंगे हम लोग, पश्च स्वर बोलेंगे। तो अब कौन कौन सा ऐसा स्वर है जिसका उच्चारण पिछले हिस्सा, जैसे आ, ठीक है। आ बोलने में पीछे वाला जीभ बोल करके देखिए समझ आएगा आ, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे हर्ष उ, हर्ष उ, दीर्घ उ, ठीक है। आ हो गया, हर्ष उ हो गया, दीर्घ उ हो गया, ए उसमें लिख दिए थे और बच गया आपका ओ और औ। ये कौन सा स्वर का उदाहरण हो जाएगा, तो पश्च स्वर का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा, पश्च स्वर का उदाहरण हो जाएगा। ये बात हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। जैसे हम लोग ऊ बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, प वाला बोलते हैं, तो जो भी तो व्यंजन में चल जाएगा, लेकिन जो भी स्वर होता है उसमें ओठ का कुछ ना कुछ योगदान रहता है, ठीक है। तो जैसे एक तो है आवर्तमुखी और वृत्तमुखी स्वर, ठीक है। तो यानी होठ के गोल होने का आधार पर कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो जिसको बोलने पर होठ गोलाकार आकृति धारण कर लेता है, ठीक है। और कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिसको बोलने पर होठ गोल आकृति धारण नहीं करता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होठ की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार में रखते हैं उसको। तो इसमें हो जाएगा ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार। तो ओठ के स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार। कितने प्रकार के, मात्र 2 प्रकार के। कौन कौन है, तो पहला आवृत्त मुखी स्वर, पहला है आवृत्त मुखी स्वर, आवृत्त मुखी स्वर, ठीक है। और दूसरा है आपका वृत्त मुखी स्वर। आवृत्त बोलिए या मतलब आवृत्त ही बोलिए या अनावृत, वृत्त मुखी स्वर, वृत्त मुखी स्वर। इसको अनावृत कर लीजिएगा, अनावृत मुखी स्वर, अनावृत मुखी स्वर। अनावृत मुखी स्वर में क्या होता है कि जिस स्वर के उच्चारण में ओठ जो होता है वो गोलाकार नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनावृत मुखी स्वर। यानी इस स्वर के उच्चारण में लिखेंगे, इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होता, गोलाकार नहीं होता, गोलाकार नहीं होता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनावृत मुखी कहते हैं। ऐसा कौन सा स्वर है कि जिसका उच्चारण करेंगे और ओठ गोल नहीं होगा। तो जैसे हम बात करते हैं अ का, अ बोलिए, आ बोल करके देखिए ओठ गोल नहीं होगा, ओ हो गया, आ हो गया, हर्ष ई, दीर्घ ई, ए, ऐ, ठीक है। ये जो हो गया कितना हो गया, 7, 7 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप री भी शामिल कर सकते हैं, री, ठीक है। तो ये 7 जो है आपके, ये होंगे अनावृत मुखी स्वर, क्योंकि इसके उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होता है। जब वृत्त मुखी की बात करेंगे तो लिखेंगे इसके उच्चारण में होठ क्या हो जाएगा, इसके उच्चारण में होठ गोलाकार हो जाता है, होठ गोलाकार हो जाता है। जब इसका उच्चारण करते हैं तो होठ कैसा हो जाता है, गोलाकार रूप धारण कर लेता है। ऐसे कौन कौन सा स्वर है तो आप लोग खुद बोल करके देखिए, जैसे हर्षु उ, दीर्घ उ, ठीक है, उ, ठीक है, ओ और औ। ये 4 स्वर हैं जिसके उच्चारण में जो है होठ गोल का रूप धारण कर लेता है। कैसा रूप धारण करता है, गोलाकार रूप धारण कर लेता है, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए इसको नोट कर लेंगे आप लोग।
चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब जो है वो लास्ट वर्गीकरण है कि मुख द्वार खुलने के आधार पर, ठीक है, मुख जो खुलता है उसके आधार पर भी स्वर के प्रकार होते हैं, जिसमें 4 प्रकार है। तो अगला जो हेडिंग डालेंगे वो लिखेंगे मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार। मुख द्वार, मुख यानी मुंह वाला, मुख द्वार खुलने के आधार पर मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, ठीक है। जो जैसे कि मुख किसी में आधा खुलता है, किसी में पूरा खुलता है, उसके आधार पर, ठीक है। तो चलिए, जो मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के, जिसमें पहला है विवृत स्वर। कौन सा स्वर? विवृत स्वर। पहला है विवृत स्वर, विवृत यानी ओपन। इसमें मुंह क्या हो जाएगा? पूरा आपका खुलेगा। विवृत स्वर में होगा ओपन, ठीक है, जिसमें मुख द्वार जो होता है वो पूरा खुल जाता है। इसमें क्या होगा? विवृत में क्या होगा? मुख द्वार पूरा खुलेगा, मुख द्वार पूरा खुलेगा। इसमें क्या होगा? मुख द्वार क्या होगा? पूरा खुलेगा। जैसे हमने बोला आ, जैसे अ और आ शब्द का जब उच्चारण करेंगे तो मुख द्वार पूरा खुल जाता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा भाई साहब? आ हो जाएगा। क्या उदाहरण हो जाएगा? आ हो जाएगा। इसी में है अर्ध विपरीत। इसका दूसरा जो है वो है अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर यानी हाफ ओपन। इसमें मुंह क्या होगा? पूरा नहीं, आधा खुलेगा। हाफ ओपन, HALF, हाफ ओपन। इसमें मुंह क्या होगा? आधा खुलेगा। मुंह क्या होगा? ये मुख द्वार, मुख द्वार आधा खुलता है। किसका क्या होता है? आधा खुलता है, आधा खुलता है, ठीक है। इसमें मुख द्वार कैसा खुलेगा? आधा खुलेगा। तो भाई साहब ऐसा कौन सा वर्ण है जिसको उच्चारण मुख द्वार आधा ही खुलता है? जैसे बोलते हैं अ, ए, ठीक है, अ, ए इसमें नहीं आएगा, अ, आई और औ जो है इसमें आ जाएगा, यानी अ, आई और औ। इसको बोल करके आप देखिए, अ, ए, अ, ए, ठीक है। इसको बोलिए अ, ए, आई, सॉरी आई है यहाँ पर, अ, आई। तो इसमें जो मुख रहेगा वो पूरा नहीं खुलेगा, उसमें आधा ही खुलने के बाद ये आवाज निकल जाता है। जैसे अ बोलते हैं तो अ में आधा ही खुलेगा, पूरा मुख नहीं खुलता है। ये हो गया। अब देखिए अर्ध संवृत हम लोगों ने, अर्ध विपरीत हम लोगों ने देख लिया, जिसमें मुख द्वार आधा खुलता है। अब है अर्ध संवृत, अर्ध संवृत जिसमें क्या होगा? आधा बंद रहेगा मुख। क्या होगा? आधा बंद रहेगा। तो 3 नंबर जो है अर्ध संवृत, अर्ध संवृत स्वर यानी हाफ क्लोज, HALF, हाफ क्लोज, CLOS। हाफ क्लोज मतलब अर्ध संवृत मतलब हाफ क्लोज मतलब मुख द्वार आधा बंद रहेगा। मुख द्वार आधा क्या रहेगा? इसमें आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है और आधा खुलता है। इसमें क्या था कि आधा खुलेगा और आधा बंद रहेगा, उल्टा है दोनों, ठीक है। तो अर्ध संवृत का जो उदाहरण है वो है ए और ओ। इसका जो उदाहरण है वो है ए और ओ, ये दोनों इसका उदाहरण है, ठीक है। फिर जो 4 नंबर है वो है आपका समवृत। समवृत मतलब जिसके उच्चारण में मुख पूरा एकदम बंद हो, पूरा क्लोज, क्या रहे? पूरा क्लोज रहे, उसको हम लोग समवृत बोलते हैं। तो समवृत में क्या होगा? मुख द्वार क्या रहेगा? पूरा बंद रहेगा। मुख द्वार, मुख द्वार पूरा बंद रहता है। क्या रहता है? मुख द्वार, समय द्वारा लिखते हैं, मुख द्वार पूरा बंद रहता है, पूरा बंद रहता है। ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण करने पर मुख खुलवे नहीं करेगा? जैसे हर्षी ई, दीर्घ ई, उ, ठीक है, इस टाइप से। इसमें इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ठीक है। इसमें पूरा इसमें बंद ही रहता है, लगभग, लगभग बंद ही ना कहना सजी कि नहीं पूरा खुलता है, लगभग बंद रहता है, ठीक है। जैसे हर्षी ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, बस थोड़ा ही एकदम, लेकिन अधिकतर तौर से ये बंद रहता है। तो ये हो गया आपका स्वर के प्रकार। अगला दिन हम लोग व्यंजन के थोड़ा देख लेंगे प्रकार को, ठीक है। उसके बाद ये क्लास 1 कक्षा और मेरे ख्याल से चलेगी,
उसके बाद आपका वर्ण विचार अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए अच्छा से पढ़िए, बहुत कम समय बचा हुआ है, हम सब वीडियो क्लास में यही कहते हैं, अच्छा से आप लोग पढ़िए, ठीक है, और अच्छे मार्क्स से पास होइए, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, उनको जरूर शेयर करिए। धन्यवाद। चलिए।